हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कशन किया था, यानी कि थ्योरी क्लास के अंदर हमने बीम और स्लेब का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसको डिजाइन करते हैं और क्या क्या उसके पैरामीटर हैं, वो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखे थे। बीम और स्लेब दोनों की मैं बात कर रहा हूँ कंबाइंडली। तो सबसे पहले हम लोग बीम और स्लेब के लिए जो कॉमन पैरामीटर है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बीम और स्लेब के लिए हमने एल इफेक्टिव कैलकुलेट किया था। एल इफेक्टिव आप जानते हैं, ये वो स्पान होता है जिसके अंदर पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जो है इफेक्टिव स्पान कहलाता है। और ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बीच का डिस्टेंस भी होता है। जब फिक्स बीम ले लेते हैं तो हमारे पास में पीओसी मिलता है, पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, तो उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो एल इफेक्टिव होगा। अब एल इफेक्टिव निकालते कैसे, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है, मैं कंडीशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीम और स्लेब दोनों के लिए वैलिड है। अगर सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है दोस्तों, तब उस केस के अंदर एल इफेक्टिव जो दिया जाएगा वो जाएगा मिनिमम ऑफ एल नॉट प्लस डी और एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू। डब्ल्यू इज द सपोर्ट विड्थ। अगर हम कंटिन्यूअस कंडीशन की देखें तो कंटिन्यूअस कंडीशन में दो सिचुएशन थी। अगर सपोर्ट विड्थ का वैल्यू लेस देन है एल नॉट बाई 12 से, एल नॉट क्लियर स्पान है, तब हम लोग जो है एल इफेक्टिव जो निकालेंगे वो सिंपली सपोर्टेड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए निकालेंगे। यानी हर स्पान के लिए हम लोग सिंपली सपोर्टेड कंडीशन का वैल्यू देख के बात करेंगे। वहीं अगर दोस्तों मेरे पास में अगर सपोर्ट विड्थ का वैल्यू यानी कि डब्ल्यू का वैल्यू एल नॉट बाई 12 और 600 से ज़्यादा है, तब उस केस में हम लोग रेस्पेक्टिव कंडीशन को देखते हुए बात करेंगे, जो मैंने कोड में आपको जो मैंने नोटबुक में लिखवा रखा है। देन उसके बाद में हमने देखा था दैट इज कैंटिलीवर के लिए। कैंटिलीवर के अंदर एक तो था रियल कैंटिलीवर जिसमें एक साइड फिक्स है, दूसरी साइड फ्री है। उसके लिए हमने एल इफेक्टिव का वैल्यू देखा था दैट इज द एल नॉट प्लस डी। एंड हमने जो है वो जो है ओवरहैंग पोर्शन का मतलब वन एंड इज कंटिन्यूअस, यानी कि अगर मैं ओवरहैंग कंडीशन अगर लेता हूं तो उसके लिए एल इफेक्टिव क्या होगा वो भी हमने जो है वैल्यू देखा था। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास में जो भी स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो फ्रेम स्ट्रक्चर हो चाहे वो ब्रिज के अंदर हो, तो एल इफेक्टिव लिया जाएगा सपोर्ट से सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस। दैट वाज द एल इफेक्टिव। उसके बाद में हम लोगों ने डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को लेके बात करी थी, जो कि बीम और वन वे स्लेब के लिए है। और डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया हमने ये बोला था, पहले हमने जनरल बात करी थी एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन और एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम जो है एल बाई 250 से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब मैं फिनिशिंग की बात करता हूं तो एल बाई 350 और 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमने देखी थी। उसके बाद में हमने डिज़ाइन पैरामीटर के लिए बात करी थी, और डिज़ाइन पैरामीटर में 4 कंडीशन गिवन थी। पहला हो जाएगा अगर स्पान लेस देन 10 मीटर है, लेस देन इक्वल टू 10 मीटर यानी कि अप टू 10 मीटर तक है, तो कैंटिलीवर के लिए एल बाई डी रेशियो यानी कि लेंथ टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो है, ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए रेशियो दिया गया है। एल बाई डी रेशियो अगर कैंटिलीवर के लिए देखेंगे तो 7 से कम या बराबर होना चाहिए। सिंपली सपोर्ट कंडीशन के लिए एल बाई डी रेशियो जो है वो 20 से कम या बराबर होना चाहिए। कंटिन्यूअस के लिए 26 होना चाहिए। अगर ये जो है स्पान 10 मीटर से ज़्यादा हो जाता है, तब आपके पास में ये जो फैक्टर आपने निकाला है 7, 10 और 26, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू स्पान मीटर, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये प्रोविजन कैंटिलीवर के लिए नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, कैंटिलीवर का स्पान 10 मीटर से ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते हैं। देन हम लोगों ने जो है दोस्तों वो परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील के रेस्पेक्ट में हमने बात करी थी, और उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास जो फैक्टर होता है जिसको हम लोग मॉडिफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, वो हो जाएगा MF1, और ये परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील के बेस्ड होता है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर हमारे पास में जो है स्पान 10 मीटर से कम है, तो भी हम लोग इसके अंदर इफेक्टिव डेप्थ जो लिखेंगे वो लिखेंगे D इज इक्वल टू एल बाई ए वैल्यू इंटू MF1 सिंपल है। और ये जो वैल्यू लिखा गया, ये लिखा गया 10, ये वैल्यू जो लिखा गया वो 10 मीटर से कम के लिए लिखा गया है। 10 मीटर से कम के लिए, 10 मीटर से ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू 10 बाई स्पान इंटू मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की बात करता हूं तो इसके साथ एक अनदर मॉडिफिकेशन फैक्टर ऐड हो जाएगा, दिस इज द MF2। सो ये हम लोगों ने जो है वो देख लिया था, इसका कैसे वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने लेटरल स्टेबिलिटी के लिए बात करी थी, और लेटरल स्टेबिलिटी के लिए जो पर्टिकुलर कंडीशन थी वो हमने जो है वैल्यू देख लिया था।
अब उसके बाद में हम लोगों ने जो है दोस्तों कंटिन्यूअस बीम के लिए जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं और लाइव लोड अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो सारा पैरामीटर देखा था, तो वो आपको ध्यान रखना है। देन दोस्तों हम लोगों ने बीम के लिए डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट को कवर किया था, और डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट के अंदर हमने सबसे पहले देखा था मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। तो ये हो जाता है AST अपॉन BD इज इक्वल टू AST अपॉन BD इज इक्वल टू 0.85 और FY इज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील। तो आप क्या कर सकते हो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, क्योंकि FI का वैल्यू आपको पता है। एंड देन हम लोगों ने मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट दैट इज द 4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड देन हमने मिनिमम परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अगर जरूरत है तो ही हम लोग ऊपर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। यानी कि बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द लोड इज लेस देन इक्वल टू MU लिमिट, तब तक हमें कंप्रेशन में स्टील देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कंप्रेशन स्टील में देने की आवश्यकता नहीं है तो फिर ये ASC मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट 0 होगा। और अगर बेंडिंग मोमेंट MU लिमिट से ज्यादा हो जाता है तब तो ऑब्वियसली बात है देना ही है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं। मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो होता है दोस्तों दैट इज द 4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। टेंशन और कंप्रेशन दोनों का मैक्सिमम है। चलिए ये हो गया था हमारे पास में रेनफोर्समेंट के लिए टेंशन और कंप्रेशन। शियर रेनफोर्समेंट की बात करें तो शियर रेनफोर्समेंट आप जानते हैं मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट क्या होता है, ASV अपॉन BSV इज इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY। दिस इज द मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। एंड देन हम लोगों ने इसके लिए स्पेसिंग की बात करी थी, और स्पेसिंग हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास में वर्टिकल स्टीरियप है तब हम लोग 0.75D और 300 mm, एंड इंक्लाइन के लिए D और 300 mm इसके मिनिमम लेते हैं। ये तो था हमारे पास में बीम के क्राइटेरिया को लेके। अब हम आते हैं स्लेब के ऊपर। तो दोस्तों स्लेब के अंदर सिमिलर है, जैसा बीम दे रखा है वैसा वैसा स्लेब के अंदर है। वन वे बीम और वन वे स्लेब और बीम दोनों के लिए सेम सिचुएशन है, कोई अलग नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई स्लेब के अंदर जब लोडिंग ली जाती है तो वो डिपेंड करती है यील्ड लाइन पे। यील्ड लाइन कैसा होगा उसी के रिस्पेक्ट में स्लेब फेल होगी, और द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द स्लेब विल एक्ट एज ए लोड ऑन द रेस्पेक्टिव बीम। ठीक है, तो उसके लेके हमने बात करी थी। अगर हम सिंपली सपोर्टेड स्लेब की बात करें तब उस केस में जो यील्ड लाइन बनती है, सिंपली सपोर्टेड स्लेब की बात करें दोस्तों, तो जो यील्ड लाइन बनती है वो बनेगी कुछ ऐसे। लुक एट दिस इज द यील्ड लाइन, और ये यील्ड लाइन के रेस्पेक्ट में ये ट्रेपेजॉइडल लोड जो है वो इस लॉन्गर बीम पे होगा, ये ट्रेपेजॉइडल लोड इस लॉन्गर बीम पे होगा, और ये ट्राइंगुलर लोड इस शॉर्टर बीम पे होगा, एंड दिस ट्राइंगुलर लोड इस शॉर्टर बीम पे होगा। और जैसा लोड लग रहा है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन प्रोफाइल बनाएंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि भी लॉन्गर ट्रेपेजॉइडल लोड के रेस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन प्रोफाइल होता है कांस्टेंट, एंड ट्राइंगुलर के रेस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन प्रोफाइल होता है दैट इज द पैराबोलिक। इट इज इजी, वी नो दैट। ये सारा हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने ये बोला था कि वन वे और टू वे स्लेब के लिए जो रेशियो होता है, अगर LY लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान रेशियो अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये वन वे स्लेब हो जाएगा, और वहीं अगर ये लेस देन इक्वल टू 2 है तो ये टू वे स्लेब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वन वे स्लेब के लिए हमने डिजाइन प्रोसीजर देखा था, सिंपल सा प्रोसीजर था, उसको फॉलोअप करना था, स्टेप बाय स्टेप हमें देखने थे। गेट के पेपर में डिजाइनिंग प्रॉब्लम नहीं आता है। डिजाइनिंग इन द सेंस कि स्टेप 1 सोल्व करो, 2 करो, 3 करो, देन डायमेंशन निकालो, वो नहीं आता है, बिकॉज ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जनरली क्या होंगे कि हमने डिजाइनिंग के अंदर जो भी पार्ट देखा है उसका कोई पर्टिकुलर सेगमेंट लेके आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए डायमेंशन दे दिया, ग्रेड ऑफ स्टील दे दिया, कंक्रीट दे दिया, और स्टील जो है आपको एरिया ऑफ स्टील दे दिया, और आपसे पूछ सकते हैं बताइए कितना मोमेंट रजिस्ट करेगा। या फिर आपको सारा डायमेंशन दे दिया, स्टील नहीं दिया, पूछ सकते हैं कितना एरिया ऑफ स्टील लगाएंगे किस पर्टिकुलर मोमेंट के रेस्पेक्ट में। सो दैट में बी आस्क इन द पेपर। सो ये ध्यान रखना है क्या कहानी है इसकी। तो वन वे स्लेब इज वेरी कॉमन, वेरी सिमिलर टू द डिजाइन ऑफ द बीम, राइट। और टू वे स्लेब की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टू वे स्लेब के लिए आप लोगों ने देखा था जब हमने क्लास में डिस्कशन किया, तो जनरली टू वे स्लेब के अंदर हमारे पास 3 थ्योरी यूज होती हैं।
एक हो जाएगा रेनकाइन-ग्रेसोफ थ्योरी, दूसरा हो जाएगा मर्कस मेथड, तीसरा था आईएस कोड मेथड। तो रेनकाइन-ग्रेसोफ थ्योरी इज प्योरली एप्लीकेबल फॉर द सिंपली सपोर्टेड कंडीशन। जब मैं सिंपली सपोर्ट कंडीशन बोलता हूं दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ओनली स्पान मोमेंट के लिए वर्क करेगा, क्योंकि सिंपली सपोर्ट में सपोर्ट पे मोमेंट जीरो आता है। तो मोमेंट आता कहाँ है? स्पान के ऊपर आता है, यानी कि ये स्पान मोमेंट के लिए बात करेगा, पॉजिटिव मोमेंट के लिए बात करेगा और सैगिंग मोमेंट के लिए बात करेगा। हॉगिंग मोमेंट, सपोर्ट मोमेंट और नेगेटिव मोमेंट के लिए रेनकाइन-ग्रेसोफ थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको ध्यान भी नहीं देना है, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, रेनकाइन-ग्रेसोफ थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है एक्स डायरेक्शन में लोड और वाई डायरेक्शन में लोड निकाल लिया था, एल और एल के रिस्पेक्ट में, एंड देन हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लिखा था। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो भी वैल्यू आया है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपको मैंने कहा था इस डेटा को याद भी रख सकते हैं तो डेराइव भी कर सकते हैं, तो आपके पास में वैल्यू आया होगा डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू आर की पावर 4 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4 एंड डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4। हियर इट इज। तो ये आपके पास में वैल्यू आया था, और इसको अगर आप एल एक्स स्क्वायर बाई 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू डब्ल्यू, और ये हो जाएगा एल वाई स्क्वायर बाई 8, तो ये बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हो जाएगा एज पर द रेनकाइन-ग्रेसोफ। देन हमारे पास में नए साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मर्कस मेथड। मर्कस मेथड ने ये कहा कि भाई इन रियल लाइफ स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर कहीं पे भी सिंपली सपोर्ट बीम नहीं होती है। वहां पे जो बीम होती हैं वो होती हैं आपके पास दैट इज आइदर कंटिन्यूअस और द फिक्स। आप अपने ही घर में देख लो, एक ही स्लेब जो है 3 रूम के ऊपर या 4 रूम के ऊपर लग रही है तो कंटिन्यूअस स्लेब हो गया, और दोनों एंड के ऊपर जो है स्लेब बीम से एक साथ जुड़ी हुई है। व्हाट डज इट मीन कि वहां पे स्लेब फ्रीली लिफ्ट नहीं कर सकती। इन दैट सिचुएशन इट इज कंसिडर एज द फिक्स सपोर्ट फिक्स स्लेब और आइदर कंटिन्यूअस स्लेब। दिस इज द वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट अगर मेरे पास में सिंपली सपोर्टेड स्लेब है भी, तो भी हम लोग जो है रूफ के ऊपर पैरापेट वॉल लगाते हैं, और पैरापेट वॉल लगाने का मतलब ये रहा कि आप जो स्लेब है एंड के ऊपर अपलिफ्ट कर रही थी उसको प्रिवेंट कर देते हैं। तो जब मैं पैरापेट वॉल लगा के कर देता हूं तो भी मेरे पास में सिंपली सपोर्टेड स्लेब एक तरीके से रेस्ट्रेंट बीम की तरह बिहेव करती हैं। तब उस केस में ये कहा कि अगर आप जो है रेस्ट्रेंट बीम की बात करते हैं और फिक्स बीम या कंटिन्यूअस बीम की बात करते हैं, तब उस केस के अंदर जो है ये जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आपने लिखा है ये रिड्यूस हो जाएगा बाय द रिडक्शन फैक्टर सी। व्हाट इज द सी? सी का वैल्यू आप लोग जानते हैं, दैट इज द 1 प्लस 5/6 आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4। ये रिडक्शन फैक्टर मर्कस ने दिया था जिसका वैल्यू आपको ध्यान रखना है। 2 रिडक्शन कोफिशिएंट है, एक मर्कस ने दिया था दैट इज 1 प्लस 5/6 आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4, और एक दिया था आपके पास में किसने, लॉन्ग कॉलम के लिए 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48b। ये रिडक्शन फैक्टर लॉन्ग कॉलम के लिए था, ये रिडक्शन फैक्टर जो है स्लेब के लिए है, वो भी रेस्ट्रेंट कंडीशन के लिए। तो उसने ये कहा कि भी जो रेनकाइन ने फॉर्मुलेशन दिए हैं उस फॉर्मुलेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो फॉर्मूला आया है वो मर्कस के हिसाब से होगा। तो मर्कस ने स्पान मोमेंट के लिए तो सेम चीज बात कह दी, क्योंकि उसने क्या कहा, जो रेनकाइन ने फॉर्मूला दिया है उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो रेनकाइन ने तो ओनली स्पान मोमेंट के लिए दिया था, क्योंकि उसके पास सिंपली सपोर्टेड कंडीशन थी, सपोर्ट पे मोमेंट आ नहीं रहा था। तब मर्कस से बोला गया कि भाई बताइए सपोर्ट पे भी मोमेंट आ रहा है आपकी कंडीशन के अंदर, सपोर्ट के लिए मोमेंट कितना होगा, उसके लिए क्या जो है कंसेप्ट है। तब मर्कस ने कहा कि मेरा काम सिर्फ जो है रिडक्शन फैक्टर देने का है, सपोर्ट मोमेंट के लिए कोई बात नहीं होगी, आप उसके लिए अलग मेथड यूज कर लीजिए। इट मीन्स मर्कस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सपोर्ट मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट और हॉगिंग मोमेंट, इसके लिए वैलिड नहीं है। इट इज वैलिड फॉर द स्पान मोमेंट, पॉजिटिव मोमेंट और सेगिंग मोमेंट, इसके लिए वैलिड है, बाकी सपोर्ट मोमेंट के लिए वैलिड नहीं है। तो फिर हमने जो है सारी कंडीशन के लिए, सारी कंडीशन मतलब जो है वो सिंपली सपोर्टेड हैं, रेस्टेंड है, अनरेस्टेंड है, फ्री टू लिफ्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सपोर्ट है, 2 साइड फिक्स, 2 साइड सिंपली, 3 साइड सिंपली, 1 साइड फिक्स, एनी पॉसिबल ऑफ द कॉम्बिनेशन, उन सब के लिए अगर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चाहिए तब हमने जो है आईएस कोड मेथड यूज करना है। और आईएस कोड मेथड में ऑलमोस्ट
सारा सिचुएशन दे रखा है जिसके अंदर स्लेब बनाई जा सकती है, 2 वे स्लेब, और उसके लिए हम मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो वो आप लोग mx और my के रिस्पेक्ट में देते हो, जिसमें अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर एंड अल्फा वाई डब्ल्यू एल वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम लोग वैल्यू लिखते हैं। सो इट इज वेरी इजी। तो ये दोस्तों हमारे पास में स्लेब को लेके और बीम को लेके सारी कहानी थी जो आपको ध्यान रखना है। अब जब हम इसका प्रॉब्लम बनाएंगे तो दोस्तों जरूरी नहीं है ओनली डिजाइन के प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को मिले, कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने एनालिसिस में किए होंगे। एनालिसिस के अंदर मतलब आपसे मान लो जो है वो एक्चुअल लिमिट का वैल्यू पूछ लिया, नॉमिनल कवर कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव कवर कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते हैं, एएसटी कैसे निकालते हैं, एमयू कैसे निकालते हैं, एनीथिंग जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं थ्योरी में एज वेल एज गेट के प्रॉब्लम बना चुके हैं। सेम थिंग मे बी आस्क्ड in this segment. Why? Because we are designing the beam as well as the slab, तो कुछ भी रिलेवेंट पैरामीटर पूछ सकते हैं। तो एनालिसिस एंड डिजाइन में भी जो है दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको बनाने का कोशिश करना है, बड़ा आसान है। और कंसेप्ट जो अभी मैंने बोले यही है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो है ध्यान नहीं रखना है, मोस्टली इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। 2019 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, इन द रेनफोर्स बीम सेक्शन शोन इन द फिगर, ये फिगर दे रखा है, नॉट इन स्केल, दैट्स ओके। द नॉमिनल कवर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द बीम एज पर IS 456-2000 इज। हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों? हमें कैलकुलेट करना है नॉमिनल कवर, हमें कैलकुलेट करना है नॉमिनल कवर। अब नॉमिनल कवर क्या होता है? अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं दोस्तों, नॉमिनल कवर क्या होता है, तो नॉमिनल कवर के बारे में मैं ये जानता हूं, ये अगर मेरे पास में कोई भी एक बीम सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये एक बीम सेक्शन है और इस बीम सेक्शन में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ये कोई एक रेनफोर्समेंट दे दिया, इस बीम सेक्शन में मैंने कोई एक रेनफोर्समेंट दे दिया कुछ ऐसे। तो ये मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो मैं दे देता हूँ ये वाली चीज़, ये हमने दे दिया कुछ ऐसे और ये हमने दे दिया कुछ इस तरीके से, एंड इसके बाद में हमने जो है वो इसके अंदर एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया लाइक दिस। मैं दो ही रेनफोर्समेंट शो कर रहा हूँ ताकि हम लोग इसको प्रॉपरली समझ सकें। चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये कहलाता है नॉमिनल कवर और क्लियर कवर। नॉमिनल कवर और क्लियर कवर ये होता है फाई स्टीरअप, फाई एस स्टीरअप का डाया, और ये है फाई टी मेन रेनफोर्समेंट का डाया। तो अब आपको नॉमिनल कवर निकालने का तरीका क्या है? या तो आपको क्या दे सकते हैं, डीसी दे सकते हैं, डीसी इज द इफेक्टिव कवर। अगर डीसी दे रखा है, अगर डीसी दे रखा है तो उसमें से फाई टी बाई 2, आधा डाया ये माइनस कर दो, एक पूरा ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आपको डी दे रखा है, अगर आपको डी दे रखा है, एक तरीका तो ये पूछ सकते हैं, दूसरा क्या दे सकते हैं भाई, अगर आपको डी दे रखा है तो डी के अंदर आप क्या करेंगे, डी होगा यहां तक, तो डी दे रखा तो इसमें क्या करेंगे, फाई टी बाई 2 एड करेंगे, फाई एस एड करेंगे और टोटल डी में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। कैसे भी पूछ सकते हैं, जरूर नहीं आपको इफेक्टिव डेप्थ देके पूछे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहानी है। इसमें आपको दे रखा है डीसी, इसमें आपको क्या दे रखा है, डीसी दे रखा है, डीसी का वैल्यू दे रखा है 50 और इस मेन रेनफोर्समेंट के डाया का वैल्यू दे रखा है 16 mm एंड स्टीरअप के डाया का वैल्यू दे रखा है 12 mm। तो बस फाइंड कर लो, तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल कवर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ये हो जाएगा डीसी माइनस फाई टी बाई 2, डीसी माइनस फाई टी बाई 2 माइनस फाई एस। सो दिस वैल्यू विल बी 50 माइनस फाई टी बाई 2 यानी कि 16 बाई 2 माइनस 12। So this value will be 30 mm. This value will be 30 mm. Here it is. सिंपल है। तो जो मैंने कंसेप्ट यहाँ पे बताया सेम उसी से पूछा गया है, तो जरूर नहीं है ऐसा इस तरीके से पूछे, इससे भी आपसे क्वेश्चन में आ सकता है। सो इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2018 के अंदर आ रखा है, ए रेनफोर्स कंक्रीट स्लेब, स्लेब के लिए विथ द इफेक्टिव डेप्थ 80 mm, इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू आपको दे रखा है
इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू दे रखा है दैट इज द 80 mm, सिंपली सपोर्टेड एट टू अपोजिट एंड्स ऑफ 230 mm थिक ब्रिक थिक मेसनरी वॉल, सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है। और W सपोर्ट विड्थ का वैल्यू दे रखा है 230 mm। द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल इज 3.3 मीटर। ओहो, तो पहले इसका बना ही लेते हैं, कंडीशन क्या बोल रहा है, ये कंडीशन हम लोग बना लेते हैं ऐसे, दिस इज द वन, और इसमें सपोर्ट कंडीशन दे रखा है कुछ ऐसे, ये सपोर्ट कंडीशन दे रखा है कुछ ऐसे, क्लियर है जी। तो ये आपको दे रखा है कुछ ऐसे, और इसमें क्या कंडीशन दे रहा है, कंडीशन ये दे रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको दे रहा है 3.3 मीटर, 3.3 मीटर ये दे रखा है। सपोर्ट विड्थ का वैल्यू आपको दे रखा है 230 mm, और ये आपको दे रखा है दिस इज द 230 mm, और इफेक्टिव डेप्थ आपको दे रखा है दिस इज द 80 mm। तो जो डेटा मुझे इधर गिवन था वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, लोकेट दिस इज द 80 mm, स्मॉल डी का वैल्यू। चलो आगे क्या बोल रहा है, आगे ये कह रहा है दोस्तों, एज पर IS 456 द इफेक्टिव स्पान ऑफ द स्लेब इन मीटर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पहली बात तो मुझे आंसर मीटर में देना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मुझे निकालना है इफेक्टिव स्पान, और इफेक्टिव स्पान किसके लिए निकालना दोस्तों, सिंपली सपोर्ट कंडीशन के लिए। इफेक्टिव स्पान जो मुझे निकालना है वो किसके लिए निकालना है, वो मुझे निकालना है दोस्तों सिंपली सपोर्ट कंडीशन के लिए। चलिए तो देखते हैं क्या कहानी होगा। सिंपली सपोर्ट कंडीशन के लिए दोस्तों जो इफेक्टिव स्पान दिया जाता है वो क्या होता है, वो दिया जाता है सिंपली सपोर्ट के लिए एल इफेक्टिव इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ L0 प्लस डी और L0 प्लस W/2 प्लस W/2, क्लियर है। तो भाई मुझे D का वैल्यू गिवन है, मुझे D का वैल्यू जो है वो गिवन है, एंड सपोर्ट विड्थ का वैल्यू गिवन है, सपोर्ट विड्थ तो D का वैल्यू गिवन है। पॉइंट इज दैट L0 नहीं पता, L0 नहीं पता। तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें L0 नहीं पता तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो जरा भाई। हमें निकालना है L0, हमें निकालना L0 जो होगा ये दिस इज L0, और ये वैल्यू आपको L दे रखा है, और ये वैल्यू क्या दे रखा, सपोर्ट से सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस। तो मैं क्या करूं, L0 का वैल्यू निकालने के लिए L माइनस W/2, इधर का माइनस कर दिया और इधर का भी माइनस कर दिया, तो माइनस W/2, सिंपल। 3.3 मीटर क्या दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड एट 2 सपोर्ट्स एंड ऑन दिस वन, और द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखा हमें, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने माइनस कर दी तो मेरे पास L0 हो जाएगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो L का वैल्यू दे रखा 3.3 मीटर माइनस W/2 यानी कि 0.230/2 माइनस 0.230/2, so the L0 value is what is that, 3.3 minus 0.230/2, so this value will be 3.07, so this value will be 3.07 मीटर। सो दिए वैल्यू आपके पास में आ गया 3.07 मीटर। अब इसमें पुट कर दो तो L इफेक्टिव हो जाएगा दोस्तों दैट इज मिनिमम ऑफ, ये हो जाएगा 3.07 प्लस D 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8 नहीं 0.8 का मतलब तो 800 हो गया 0.08, और ये हो जाएगा 3.07 प्लस 0.230/2 प्लस 0.230/2। सो द L इफेक्टिव जो आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ रहा 3.15 मीटर, और ये आ रहा है आपके पास में दैट इज ये आ जाएगा 3.207, तो दिस वैल्यू विल बी 70 mm है ना, तो ये 230 300, तो 3.3 मीटर, ये हो जाएगा 3.3 मीटर। तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा दैट विल बी योर आंसर,
सो दिस इज द 3.15 मीटर। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम जो है आपके पास पूछा गया था 2018 में, और ये आ गया था 3.15 मीटर। हमें मीटर में ही आंसर देना है, सो आंसर इज दिस। क्लियर? चलो देन नेक्स्ट प्रॉब्लम 2003 के अंदर, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन एन एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट एंड इन द टेंशन रेनफोर्समेंट। हमें स्ट्रेन का वैल्यू निकालना है, हमें स्ट्रेन का वैल्यू निकालना किसके अंदर, कंक्रीट में और स्टील में। ग्रेड दे रखा है Fe415, ES का वैल्यू दे रखा है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर इन द बैलेंस सेक्शन एट लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर्स आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहां पे आंसर क्या होगा, आंसर देखिए क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कंक्रीट में जो स्ट्रेन होती है, हमारे दिमाग में क्या क्या पहले उसको देख लेते हैं। हम ये जानते हैं दोस्तों, कंक्रीट में जो स्ट्रेन होती हैं, कंक्रीट में स्ट्रेन जो हो जाएगी कंक्रीट में, वो तीन तरह की होती हैं। अगर मैं एक्सियल कंप्रेशन की बात करता हूं, एक्सियल कंप्रेशन की बात करता हूं तो वैल्यू हो जाएगा 0.002। बेंडिंग कंप्रेशन की बात करता हूं, बेंडिंग कंप्रेशन की बात करता हूं तो वैल्यू हो जाएगा 0.0035। अगर मैं जो है श्रिंकेज की बात करता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगा, श्रिंकेज की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 0003। अगर मैं कॉलम की बात करता हूं जिसमें क्रैक अपीयर नहीं हो रहा है, तब उस केस में वैल्यू हो जाएगा नो क्रैक अपीयर, नो क्रैक अपीयर, तब उस केस के अंदर हो जाएगा 0.0035 माइनस 0.75 इंटू स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेशन फाइबर, स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेशन फाइबर। ये वैल्यू हम लोग कंक्रीट के अंदर जानते हैं, और रेस्पेक्टिव किसके लिए लग रहा है वो भी हम जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो भाई मेरे पास में कंडीशन क्या है, एक्सियल कंप्रेशन में ये, बेंडिंग कंप्रेशन में ये, श्रिंकेज के अंदर ये, और जो है वो क्रैक अपीयर नहीं होता कॉलम के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तब वैल्यू होगी ये। तो ये स्ट्रेन है कंक्रीट की। अब देखो हमें किसके लिए पूछा गया है, हमें पूछा गया है फ्लेक्सर यानी कि बेंडिंग के लिए। किसके लिए पूछा गया, बेंडिंग के लिए। तो बेंडिंग के लिए कितना होगा, तो बेंडिंग के लिए वैल्यू हो जाएगा 0.0035। तो देखो 0.0035 ए और सी, पहले हमें बताना है कंक्रीट का, दूसरा बताना है स्टील का, रेस्पेक्टिवली लिखा है ना। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों तो गलत हो गए। अगर यहां पे लिख देता एक्सियल कंप्रेशन, लिमिट स्टेट ऑफ एक्सियल कंप्रेशन, तब उस केस में वैल्यू इन दोनों में से ये कंक्रीट में ये वाली स्ट्रेन आती। ठीक है, चलो तो ये दोनों ऑप्शन तो अभी गलत हो गए क्योंकि हमें फ्लेक्सर के लिए बात करनी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसके लिए, अब हम बात कर लेते हैं स्टील में स्ट्रेन कितना होगा। स्ट्रेन हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेन इन रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट। तो भाई स्ट्रेन जो दिया जाएगा रेनफोर्समेंट के अंदर वो क्या दिया जाता है, दैट इज द एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू 0.87 FY, 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002 अगर मेरे पास HYSD स्टील है तो, और अगर माइल्ड स्टील है तो ये हो जाएगा 0.87 FY बाई ES अगर माइल्ड स्टील है तो। इसके अलावा स्ट्रेन नहीं है स्टील में, इसके अलावा स्ट्रेन नहीं है स्टील के अंदर। चाहे आप ये देख लो LSM ले लो या WSM, WSM तो स्ट्रेन की बात करता ही नहीं है, LSM करता है तो LSM के अंदर HYSD और माइल्ड स्टील के लिए यही कंडीशन होता है। कंडीशन क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है तुम्हें, क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें Fe415 यानी कि HYSD, तो आपको लिखना है इसके रेस्पेक्ट में, तो हम लोग इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और ये वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵ प्लस 0.002, 200 किलो न्यूटन, न्यूटन को न्यूटन में करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई, 3 और 2 पहले से हैं तो 5 हो गया, तो मैंने 5 लिख दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप वैल्यू पुट करोगे
ये आ जाएगा 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाई, so this value will be 0.003805525, so ये वैल्यू आ जाएगा 0.0038। तो करेक्ट आंसर इज दिस, ये गलत है। तो ये दोस्तों आपके पास में वैल्यू आ गया कुछ ऐसे। क्लियर? चलिए जी, तो ये क्वेश्चन बन गया मैक्सिमम स्ट्रेन को लेके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर मेड ऑफ द रेफरेंस, यहां पे दो स्टेटमेंट है 1 और 2। फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर मेड विथ रेफरेंस टू सिंपली सपोर्टेड अंडर रेनफोर्स आरसीसी बीम। सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड का मतलब हम बात करेंगे स्पान मोमेंट के लिए, और अंडर रेनफोर्स, अंडर रेनफोर्स का मतलब स्टील पहले फेल होगी, डक्टाइल फेलियर देगा, टेंशन फेलियर देगा, स्टील में स्ट्रेसेस पहले यील्डिंग पे पहुंचेगी, देन द कंक्रीट, कंक्रीट में स्ट्रेसेस कम रहेगी, एक्सए का वैल्यू लेस देन रहता है एक्सयू लिमिट से या एक्सी से, और मटेरियल की कम प्रॉपर्टी यूज करता है, ठीक है, एएसटी प्रोवाइडेड लेस देन द एएसटी बैलेंस या लिमिट। ये सारी बातें जैसे अंडर एनफोर्स पढ़ा तो सारी बातें दिमाग में ये आ गई। अब इसी में से देखते हैं क्या कह रहा है। फेलियर टेक्स प्लेस बाय द क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, गलत। क्यों भाई? अंडर एनफोर्स में स्टील जो है कम है, स्टील के अंदर पहले स्ट्रेसेस पहुंचती हैं देन द कंक्रीट, तो स्टील पहले फेल होगी, कंक्रीट का कोई लेना देना नहीं है, तो पहला गलत। तो देखो इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। चलो देखते हैं, फर्स्ट इज ट्रू, नहीं गलत है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू गलत है, ए और डी में से सही होगा। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द न्यूट्रल एक्सिस मूव्स अप एज द लोड इज इंक्रीज। ऑब्वियसली बात है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस जो है अपर की साइड शिफ्ट होगी जब हम बोलते हैं लोड इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब स्टील में स्ट्रेसेस स्टील में स्ट्रेसेस जो है वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी तो उस केस में क्विकली फेल दे देगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में स्टेटमेंट डी इज द ट्रू, तो स्टेटमेंट डी हो जाएगा आपके पास में राइट आंसर। चलिए नाउ दिस वन क्या कह रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेन एट द लेवल, मैक्सिमम स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, मैक्सिमम स्ट्रेन, और वो भी कंप्रेशन स्टील में निकालना है। तो देखते हैं, ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील एज डी डेस, आपको इफेक्टिव कवर दे रखा डी डेस, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर इज एक्सयू, ये तो डेटा दे रखा है। चलो तो इसमें हम क्या देखें दोस्तों, हम ये जानते हैं कि भी हमारे पास में जो डायग्राम बनता है स्ट्रेन डायग्राम, वो डायग्राम बनता है कुछ ऐसे, हियर इट इज। और इसमें हम क्या जानते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। ये आपके पास में जो है वो इसका सेक्शन है और ये बनेगा स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम लाइक दिस, ये हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेन डायग्राम। ये हो जाएगा स्ट्रेन डायग्राम, और इसके अंदर हम स्टील शो कर देते हैं। हमारा इंटरेस्टेड अभी इसको लेके हैं, तो हम ये जानते हैं यहाँ पे वैल्यू होता है 0.0035 और ये वैल्यू होता है DC, और ये हम लोग जानते हैं दिस इज द एक्सयू, दिस इज द एक्सयू, और यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन CS, यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन CS, इसी का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे डी डेस शो कर रखा है, जो नोटेशन दे रखा है वही मैं लिख रहा हूँ, दिस इज द डी डेस एंड न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू, पुट कर लो। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 0.0035 डिवाइडेड बाई एक्सयू इज इक्वल टू एप्सिलॉन CS डिवाइडेड बाई एक्सयू माइनस डी डेस, एक्सयू माइनस डी डेस। आपको बताना क्या है एप्सिलॉन CS, तो एप्सिलॉन CS इज इक्वल टू एक्सयू माइनस, इसको मैं डी डेस लिखते हैं, नोटेशन चेंज है, बाकी DC रियल इसका नोटेशन है, बट क्वेश्चन में डी डेस से रिप्रेजेंट कर रखा है तो उसी से लिखो।
सो ये हो जाएगा XU इंटू 0.000035। चलो जी, तो ये इसका आंसर होगा। अब आंसर का फॉर्मेट देखो क्या दे रखा है, ये 1 माइनस समथिंग करके कुछ दिया गया है, तो 1 माइनस की रेस्पेक्ट में निकाल लो। तो ये हो जाएगा दोस्तों एप्सिलॉन सी एस इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 1 माइनस डी डैश बाई XU इंटू 0.0035। सो ये हो जाएगा 1 माइनस डी डैश अपॉन XU इंटू दिस वन। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 1 माइनस डी डैश अपॉन XU। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। लुक एट दिस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, बाकी सारे गलत है। 0.002 का तो केस ही नहीं होता, ये तो वैसे भी गलत हो गए थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन ए बीम सेल बी ग्रेटर देन। तो मैंने अभी अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जब हमने अभी डिस्कशन किया था, क्या होता है AST अपॉन BD ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 आवर FY। तो ये क्या बोल रहा है आपको, जो है मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। तो मैं इसको यहीं रख लेता हूं, तो ये हो जाएगा AST इज इक्वल टू 0.85 इंटू BD डिवाइडेड बाई FY। सो ये हो जाएगा मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट एंड दिस इज द वन। अगर दोस्तों यहां पे आपके पास में आ जाता कि मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट क्या होगा, दैट इज द 4% ऑफ ग्रोस क्रॉस सेक्शन एरिया। बट हमें क्या पूछा गया, मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया जो होगा दिस इज द वन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 1997 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, IS 456-2000 रिकमेंड प्रोवाइडिंग सर्टेन मिनिमम स्टील इन RCC बीम। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, ये AST अपॉन BD ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 और FY। पॉइंट ये आता है कि ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम बीम की बात करते हैं और बीम के अंदर अगर हमारे पास में मान लो कुछ डायमेंशन है और मान लीजिए जैसे 3 ही बार आई, फॉर एग्जांपल 3 बार आने का मतलब एरिया ऑफ स्टील इज वेरी लेस। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर जो बीम है वो अपने ही वेट की वजह से या अपने सेक्शन की वजह से फेल हो जाएगी। फेल होने का मतलब क्या हुआ कि सडन फेलियर देगा, पूरी की पूरी स्ट्रेसेस एकदम से स्टील पे आ जाएगी और स्टील वहां पे कम है। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं यार, इतना कम से कम स्टील दो ताकि वो आराम से लोड को बियर कर सके। तो हमने AST मिनिमम जो देते हैं उसके पीछे ये भी रहता है कि सडन फेलियर ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है या उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट देते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, टू एंश्योर कंप्रेशन फेलियर, नहीं टेंशन स्टील के फेलियर की बात करें, टू अवॉइड रप्चर ऑफ द स्टील इन केस ऑफ फ्लेक्सर फेलियर अकर, दैट्स ट्रू। क्योंकि बेंडिंग के अंदर सडनली स्ट्रेसेस आती हैं किसके ऊपर, टेंशन रेनफोर्समेंट पे, तो हमें ध्यान उसको प्रिवेंट करना या अवॉइड करना जरूरी है। टू होल्ड द स्टील इन पोजिशन, नहीं, इसका ये पोजिशन को होल्ड कौन करता है, मिनिमम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। टू प्रोवाइड एनफ डक्टिलिटी टू द बीम, डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है कंप्रेशन स्टील, ज्यादा डक्टाइल बनाता है कंप्रेशन स्टील, तो उसका इससे मिनिमम से कोई लेन देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए रेनफोर्स कंक्रीट टी बीम, टी बीम के लिए पूछा गया है। तो टी बीम के लिए इफेक्टिव विड्थ क्या होता है। अब यहां से मेरे पास में दो कंडीशन है दोस्तों, अगर आपको याद हो तो टी बीम के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन ये रहता है आइसोलेटेड है तो ये हो जाएगा BW प्लस L0 अपॉन L0 प्लस B/4 लेस देन इक्वल टू B। और अगर मोनोलिथिक है, स्लेब और बीम एक साथ कास्ट किए गए हैं, तो वैल्यू हो जाएगा दैट इज BF इज इक्वल टू BW प्लस 6L0 प्लस L0 बाई 6DF प्लस L0 बाई जो है 6 होगा। और वहीं अगर मेरे पास में ये वैल्यू जो है वो L बीम का हो जाता है तो ये हो जाएगा 3DF प्लस L0 बाई 12। तो L और T बीम में थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पे मेरे पास में क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे हमारे पास में T बीम है तो दोनों जगह 6 आएगा फॉर्मुलेशन में, अगर मोनोलिथिक है तो। अंडर द कंप्रेशन अकॉर्डिंग टू IS
456 1978 1978 के प्रॉब्लम बनाने नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे 2000 लिख दूं तब उस केस में क्या होगा वो देख लेते हैं। गिवन एल नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट जीरो मोमेंट पॉइंट्स, एल नॉट का दे रखा वो हम जानते हैं। बी इज द विड्थ ऑफ द रिब एंड डी इज द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, डी इज द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। तो टी बीम के लिए क्या हो जाएगा, IS 456 2000 के करस्पॉन्डिंग, दैट इज BW प्लस 6DF प्लस L नॉट बाई 6, तो L नॉट बाई 6 प्लस B प्लस 6DF, दैट इज द करेक्ट। और ये हम लोग किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं IS 456 2000 के रेस्पेक्ट में। दोनों में सेम फॉर्मुलेशन दिया, दैट्स ओके, क्लियर। चलिए, तो ये कुछ प्रॉब्लम जो है दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, बाकी प्रॉब्लम हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।